हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वे सब भी जुड़ पाएँ। चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। तो आज हमारा प्रैक्टिस 6 है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, अमीना और हामिद किस कहानी के पात्र हैं? अमीना और हामिद किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए ऑप्शन है ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, गोदान। दोस्तों, यहाँ पे जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है अमीना और हामिद किस कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, जो न जानते हों तो वे जान जाएं। अमीना और हामिद ईदगाह के पात्र हैं, ठीक है, जिनमें अमीना हामिद की दादी रहती हैं। हामिद 4 साल का एक छोटा बच्चा है। इसमें बाल मन मतलब छोटे बच्चे के मन स्थिति का वर्णन है, ठीक है। और इनमें इनके दोस्त सब लोग ईदगाह का मेला लगता है उसी में जाते हैं। और वे जो हामिद है, ये इसकी दादी खाना बनाती हैं तो रोटी बनाते वक्त उनका हाथ जल जाता है क्योंकि चिमटा नहीं है उनके पास, चिमटे के अभाव में, ठीक है। तो वही जो पैसे उन्हें मिले रहते हैं तो उन पैसों का वो हामिद कुछ खाता पीता नहीं, अपने दादी के लिए चिमटा लेके आता है, ठीक है। और उसके दोस्त मोहसिन ये सब एक एक खिलौने लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, अपने पैसे का चिमटा लेता है, ठीक है। और बहुत अच्छी कहानी है। दूसरा है देखिए कफन, ये मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है 35-36 की, ठीक है। 1935-36 की ये अंतिम कहानी है। ये भी कहानी बहुत अच्छी है। अगर जिस किसी ने न पढ़ा हो वो एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। इस कहानी में बुधिया और घीशू और माधव पात्र हैं, ठीक है। इस कहानी के बहुत अच्छी कहानी है। तो देखिए इसमें जो बुधिया रहती है प्रसव पीड़ा में वो व्यथित रहती है, अंत में वो मर जाती है। और जो घीशू और माधव शराब में धूर्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, ये भी आप सब पढ़िएगा। और नमक का दरोगा, ये भी इनकी चर्चित कहानी है। गोदान, गोदान जो है दोस्तों इनका प्रौढ़ उपन्यास है कृषक जीवन का, ठीक है। इसमें ग्रामीण जीवन का इसको गृहस्थ गाथा भी कहा गया है। और इनमें होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, सोना, रूपा, मालती, मेहता, गोविंदी, राय साहब, बहुत से पात्र हैं और बहुत अच्छा ये उपन्यास है, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, किस कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा गया है? एक बार फिर सुनेंगे, किस कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा गया है? ऑप्शन ए है सदगति, ऑप्शन बी है मंत्र, ऑप्शन सी है पूछ की रात, ऑप्शन डी है नमक का दरोगा। चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। यहाँ पे भी सभी कहानियाँ हमने मुंशी प्रेमचंद जी का लिया हुआ है। और मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन जो है दोस्तों बहुत अभाव में बीता है। और वे उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कहानी सम्राट भी कहे जाते हैं। और उन्होंने नाटक भी लिखा है, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये 3 मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। तो इन्हें आप जानते रहें। तो देखिए यहाँ पे जो नमक का दरोगा कहानी है
इसी कहानी में यह कथन आया हुआ है नमक के दरोगा में कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद कहा गया है। नमक के दरोगा में वंशीधर अलोपीदीन ये पात्र हैं। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, निम्न में प्रेमचंद से संबंधित जीवनियाँ हैं। ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है कलम का मजदूर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद घर में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कलम का सिपाही की बात करूँ तो ये अमृत राय ने लिखा है। कलम का मजदूर की बात करूँ तो ये मदन गोपाल ने लिखा है। ठीक है। और प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने 1944 ईस्वी में लिखा है। मेरे ख्याल से कलम का सिपाही ये 1962 का है और कलम का मजदूर 1964 का है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद के किस कहानी को प्रथम कहानी माना है? तो दोस्तों विभिन्न इन आलोचकों के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है कि इन्होंने प्रथम कहानी को किसे माना है, तो आप ऐसे भी पढ़ते रहें। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद के किस कहानी को प्रथम माना है? तो शौत है, सोजे वतन है, पंच परमेश्वर है, कफन है। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद के शौत कहानी को प्रथम कहानी माना है। और सोजे वतन की बात करें तो ये उर्दू में प्रथम कहानी है। ठीक है। इनकी उर्दू में ये प्रथम कहानी है और सोजे वतन को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। ठीक है। और जो प्रेमचंद के सब कहानी हैं ये 8 भागों में मानसरोवर में 8 खंडों में छपते थे। और पंच परमेश्वर की बात करें तो पंच परमेश्वर को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कहानी माना है। आप लोग नोट करेंगे, गणपति चंद्र गुप्त ने पंच परमेश्वर को माना है। ठीक है। कफन अंतिम कहानी है इनकी। प्रश्न 5 देखिए, एक व्यक्ति एक युग संस्मरण के लेखक हैं। नागार्जुन हैं, दिनकर हैं, धूमिल हैं, त्रिलोचन हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र, इनका क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। ये यात्री उपनाम से कविता करते थे, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। और इनके जो उपन्यास है दोस्तों ये भी बहुत चर्चित हैं नागार्जुन के, जैसे आपका नई पौध, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची। और दिनकर की बात करूं तो दिनकर की भी सभी रचनाएं बहुत ही चर्चित हैं। तो आप इन्हें दिनकर को पढ़ेंगे। जैसे दिनकर की रचनाओं में मैं बात करूं तो संस्कृत के 4 अध्याय ये दिनकर का है। और शुद्ध कविता की खोज ये चर्चित है, वट पीपल। और धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल का, इनका मूल नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में प्रकंपित लुंठित वर्ड है। निम्न में प्रकंपित लुंठित वर्ड है। यह है, वह है, र है और है। तो बताइए प्रकंपित या लुंठित वर्ड किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे यह और वह, ये क्या है? ये अर्धस्वर है। ठीक है। यह और वह अर्धस्वर है। ऑप्शन सी जो होगा यही राइट होगा। प्रकंपित व लुंठित वर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है। ह की बात करूँ दोस्तों तो ये आपका क्या है? ये आपका काकल्य वर्ड है। ये आपका काकल्य वर्ड है। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, चाय, स्याही और शराब। चाय, स्याही और शराब लिंग की दृष्टि से हैं। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर केवल बी है, या ऑप्शन डी है ए बी दोनों हैं। चलिए इनमें आप सब राइट आंसर गेस करेंगे। तो देखिए चाय, स्याही और शराब लिंग की दृष्टि से आपका ये
स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, अवध। दोस्तों समविन्नार्थक शब्द में एक पूछा जाता है अवधि और एक अवधि। जैसे देखिए ये आपका हो गया अवधि, ये आपका हो गया अवधि। तो इनके भी मीनिंग्स आप जानिए। ये अवधि क्या है? अवधि मीन्स क्या होता है? समय। अवधि मीन्स समय होता है। और अवधि क्या है? ये एक भाषा है, एक बोली है, ठीक है। अवधि एक बोली है, एक भाषा है। देखिए अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। अवधी भाषा का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न 9 देखिए। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है। देखिए कोविद है, बुध है, प्राज्ञ है, दामिनी है। चलिए राइट आंसर करिए आप सब। तो यहाँ पे देखिए कोविद, बुध, प्राज्ञ ये आपका पंडित का पर्यायवाची है। और जबकि दामिनी की बात करें, दामिनी यही नहीं है। और दोस्तों दामिनी खूब पूछा जाता है, तो दामिनी है किसका? ये बिजली का है। बिजली, वितुंडा, बिजली, वितुंडा, चंचला, ये सब आपका बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रश्न 10 देखिए। अजीर, अजीर शब्द का अर्थ है, क्षमा कीजिएगा मैंने ये शब्द 2 बार लिख दिया है। अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, जरावस्था, वार्धक्य। तो देखिए अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आंगन होता है, ठीक है। अजीर, आंगन। यहाँ पे भी एक शब्द होता है अजीर, एक शब्द होता है अजीर, ठीक है। तो देखिए अजीर का अर्थ होता है आंगन। यहाँ वार्धक्य की बात करूँ तो इसके मीन्स क्या होता है? बुढ़ापा। वार्धक्य का अर्थ होता है बुढ़ापा। और ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ये खूब पूछा जाता है। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 11 देखिए। करकट, करकट ये भी समविन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ है। करकट और करकट। तो देखिए करकट का मीन्स होता है कूड़ा, करकट का किला। ये ऑप्शन बी में है कूड़ा केकड़ा, ऑप्शन सी है किला केकड़ा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। दोस्तों प्रश्न पे अपनी राय तो दिया करिए, प्रश्न कैसे हैं कमेंट किया करिए, प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, और कमेंट करके मेरे उत्साह को और बढ़ाया करिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आप सबके लिए प्रश्न लेके आऊँ। तो देखिए करकट, करकट शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। करकट का मीन्स होता है कूड़ा और करकट केकड़ा, ठीक है। प्रश्न 12 देखिए। निम्न में किस विकल्प में सही उपसर्ग नहीं है? यहाँ पे आपको उस विकल्प को चुनना है जिसमें सही उपसर्ग नहीं, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए ऑप्शन ए है व्यसन, ऑप्शन बी है निडर, ऑप्शन सी है सजीव, ऑप्शन डी है पुष्पित। तो यहाँ पे देखिए ए में व्यसन, व्यसन में क्या है आपका उपसर्ग? देखिए व्यसन बे उपसर्ग है, ठीक है, इसमें आपका वे उपसर्ग है। निडर की बात करूँ तो इसमें आपका नी है, नी प्लस डर। सजीव की बात करूँ
तो इसमें आपका स उपसर्ग है। ठीक है, तो यही बचा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्पित में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखिए प्रश्न 13, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। वो कौन सा विकल्प है जिसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है क्या तुमने व्यायाम किया, ऑप्शन बी है उससे सोया नहीं जा सका, ऑप्शन सी है उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, ऑप्शन डी है मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो दोस्तों इनमें जिन भाई बहन ऑप्शन सी चुने होंगे वे सब राइट होंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, तो चलिए इनके आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। निम्न में य र ल व कैसा व्यंजन है? ऑप्शन ए है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी है उच्छिप्त व्यंजन। तो बताइए आप लोग, यहाँ से वर्णमाला से यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में। य र ल व कैसा व्यंजन है? तो देखिए य र ल व दोस्तों आपके क्या होगा यहाँ पे? अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन हमारा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन य र ल व हैं। और यहाँ पे हम ऊष्म व्यंजन की बात करूँ, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप लोग नोट करेंगे। ख, श, ह, ये मूर्धन्य श है, ये आपका दंत श है और ये आपका तालव्य श है। ठीक है, और ह को काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, तो इन्हें आप जानते रहेंगे। एक फिर होता है एक संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श आते हैं। दोस्तों इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अगला देखिए उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका ड़ हो गया और एक आपका ढ हो गया। इनको उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, तो ये भी आप जानते रहें। ये द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। एक व्यंजन और होता है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। व्यंजन हमारा वर्णमाला में 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, जिनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यानी क से म तक के वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी प्रश्न बने क वर्ग से, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग से कोई भी वर्ड दे दिया जाए ये कैसा व्यंजन है, तो वहाँ पे ऑप्शन में स्पर्श व्यंजन रहेगा और 4 इनमें से ऑप्शन रखे जाएंगे, तो आप वहाँ पे कर ले जाइएगा। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे ना। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, श, ख, श, ह। ऊष्म व्यंजन होते हैं और छत्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड़, ढ ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और क से म तक के 25 वर्ड हो जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न 15 है। निम्न में ख है, यहाँ पे हमें ख बताना है। ख क्या है? तो देखिए यहाँ से दोस्तों 1-2 प्रश्न जरूर परीक्षा में मिलेंगे। आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा दीजिए जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। देखिए ख है, अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या फिर महाप्राण व्यंजन है। तो आप लोग जानते होंगे अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा वर्ग का आपका वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग, ये जो क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, पहला और दूसरा आपका क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है,
अघोष में आपका पहला दूसरा आ गया, क और ख, और दूसरा क्या होता है, घोष। इन्हीं को हम सघोष भी बोलते हैं, घोष को ही सघोष कहा जाता है, आप जानते रहेंगे। इनमें आपका आता है ग, घ, अंग, ठीक है। तो देखिए पहला और दूसरा आपका अघोष हो गया और तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष हो गया। इसी प्रकार हम अल्प प्राण देखें, अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। इनमें आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया, यानी पांचवा हो गया। जैसे आपका क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया। इसी प्रकार महाप्राण देखें, महाप्राण में दोस्तों दूसरा होता है और चौथा, यानी आपका ख हो गया और घ हो गया। तो पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। और पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष सघोष होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में ख है, तो यहाँ पे दोस्तों ख क्या हो जाएगा, अघोष व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए अघोष व्यंजन हो जाएगा। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, और घोष व्यंजन में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है। और महाप्राण व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे आपका दूसरा और चौथा होता है। समझ गए होंगे, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में विवृत स्वर व पश्च स्वर है। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन बनाए और ये भी प्रश्न खूब बनते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत से परीक्षा दिए होंगे और आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। यहाँ से प्रश्न भी जरूर बनते हैं और ये बहुत परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो विवृत स्वर है, परीक्षा में पूछा जाता है निम्न में विवृत स्वर है, संवृत स्वर है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए निम्न में विवृत स्वर व पश्च स्वर है। तो ऑप्शन है ई हरस्व ई, ऑप्शन बी है दीर्घ आ, ऑप्शन सी है हरस्व ए, ऑप्शन डी है सभी हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो विवृत स्वर भी है और पश्च स्वर भी है। तो देखिए निम्न में विवृत स्वर और पश्च स्वर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी। आ जो है वो विवृत स्वर है और पश्च स्वर भी है। और ई की बात करूं, ई और ई ए आपका अग्र स्वर है, ठीक है। ये और आपका ये क्या है, ये अग्र स्वर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए प्रश्न 17, पतझड़ में समास है। पतझड़ में समास है, कर्ण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, बहुब्रीहि समास है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पतझड़ में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न 18 देखिए, सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध हैं, अज्ञे हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। तो देखिए सागर मुद्रा के लेखक हो जाएंगे दोस्तों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। और यहाँ पे धर्मवीर भारती जी के एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है गुनाहों का देवता, आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। और बहुत ही उसमें सुधा और चंदर उसके पात्र हैं, उन्हीं दोनों के प्रेम का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर सुनेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद का सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पे देखिए अनाम दास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद
पे आधारित है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का वर्णन है। दोस्तों जीएस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग जान लीजिए, ये इससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, ये जीएस में खूब पूछा जाता है। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 20। निम्न में किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है? क्षमा कीजिएगा, किस विकल्प में उत्प्रेक्षा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाए, ऑप्शन ए है। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती, ये ऑप्शन बी है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, ऑप्शन सी है। बिन उपद चले सुने बिन काना, ऑप्शन डी है। तो दोस्तों बिन उपद चले सुने बिन काना, इनको आप एकदम रट लीजिए, और इनमें जो अलंकार है इनका परिभाषा, ये कोई ऐसा एग्जाम न हो जिसमें ये प्रश्न न आए, ये अलंकार न पूछा जाए। ठीक है, तो बिन उपद चले सुने बिन काना में विभावना अलंकार है। मैंने जब तक अलंकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं उनमें मैंने एक ऑप्शन में ये जरूर रखा है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो आप सब एकदम याद कर लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए, बिन उपद, बिना पैर के वो चलता है, बिना कान के वो सुनता है। ठीक है, और ऑप्शन ये देखिए, फूले कांच सकल मह छाई, यही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन ए में है, फूले कांच सकल मह छाई। ऑप्शन बी की बात करूं, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती, देखो यहाँ पे सी शब्द है, वाचक शब्द। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ओके, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती में उपमा अलंकार है। और ऑप्शन सी की बात करूं, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो जहाँ पे व्यंजन वर्ड की आवृत्ति होती है वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया अनुप्रास। इधर से लिखते नहीं बन रहा है। तो चलिए आज के सेशन को बस यहीं पे विराम दूंगी। प्रश्न कैसे हैं दोस्तों, इन पर प्लीज़ दोस्तों आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, और आप सब जी जान से अपनी तैयारी करिए, रिवीजन करिए और खूब प्रैक्टिस लगाइए। तो चलिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।